ऐसा कर्म आ जाएगा तुम्हारे आड़े, कभी नहीं। इन सब बातों को कोई ये डिजाइन है, कोई चलन है क्या? नहीं। हम समझते हैं भगवान का धर्म क्या है, श्रावकाचार क्या है, हमें ये सब चीज़ें समझना पड़ती हैं। तो आचार्य श्री क्या कह रहे हैं कि आमद कम खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का, और कुवत कम गुस्सा ज़्यादा। हिम्मत तो कम है और बहुत लगे चिड़चिड़ाने, लड़ाई चिड़चिड़ाने, तो घर में तो तुम्हारी चिड़चिड़ाहट चल जाएगी, घर में तो सब झेल लेंगे। अब मम्मी पापा को तो झेल नहीं है बच्चों की गुस्सा। अब बच्चे यदि गुस्सा करते करते मम्मी पापा ने झेल ली और ऐसे ही जाके बाजार में भी करे और सब झेल लेंगे, तो बाजार में कौन झेलने वाला मिलेगा? तो बाजार में कोई झेलने वाला नहीं मिलेगा। यदि तुमने बाजार में भी घर जैसा कर दिया तो फिर तुम्ही को झेलना पड़ेगा फिर। हाँ, कुवत कम गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने का। इस तरह से वैसे तो आज रविवार का दिन है और सभी को अभी प्रवचनों का लाभ मिलेगा। मूक माटी के दूसरे खंड में ये प्रसंग चल रहे हैं और आप सभी ने मूक माटी के इस महाकाव्य के दूसरे खंड में से रसों का वर्णन और उसके बीच में आए हुए गुरुवर के द्वारा अनुभूत सूत्र और संदेशों का रसपान किया। मुझे अच्छा लगा कि आज बाहर से भी काफ़ी लोगों ने आकर के इसका आनंद लिया। शेष विशेष वार्ताएं आने वाले दिनों में होंगी। अभी यहीं विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की। काव्य के नियमों में रसों का समावेश होता है। मूक माटी भी उसी विधा में आगे बढ़ रही है और साहित्यिक छटा के रूप में रसों का प्रासंगिक वर्णन कर रही है। वीर रस की चर्चा अपनी जगह है, रौद्र रस की चर्चा भयानक रूप में अपनी जगह है, हास्य रस की चर्चा अपनी जगह है, और इन सभी में श्रृंगार रस की भी चर्चा आती है। श्रृंगार रस में काव्य में कवियों ने, साहित्यकारों ने बहुत तरह तरह का वर्णन किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि गुरुवर आचार्य श्री भी मूक माटी में श्रृंगार रस का वर्णन करेंगे तो किस रूप में करेंगे, क्या करेंगे? ये जिज्ञासा तो सभी को थी, हम लोगों को भी थी। पर आचार्य श्री ने जब श्रृंगार रस का वर्णन किया तो मैं समझता हूं कि श्रृंगार रस की परिभाषा ही बदल गई। सामान्य सा श्रृंगार सभी जानते हैं जिसकी चर्चा साहित्य में आती है, पर ये श्रृंगार तो गुरुवर ने इतना उत्कृष्ट और आध्यात्मिक कर दिया कि अर्थ ही बदल गए। उसी की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ हो रही है, देखिएगा। दूसरी बात यह है कि तन मिलना है तनधारी को स्वरूप या कुरूप, स्वरूप वाला रूप में और निखार कुरूप वाला रूप में सुधार लाने का प्रयास करता है। आवरण आभूषणों श्रृंगारों से, परंतु जिसे रूप की प्यास नहीं है, अरूप की आस लगी हो। जिसे रूप की प्यास नहीं है, अरूप की आस लगी हो, उसे क्या प्रयोजन जड़ श्रृंगारों से। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। रस रसायन की यह ललक और चखन, पर परायन की यह परख और लखन, कब से चल रही है यह उपासना वासना की। यह चेतना मेरी जाया चाहती है, दर्श में बदलाहट काम नहीं, अब राम मिले।
कितनी तपन है यह बाहर और भीतर ज्वालामुखी हवाएं ये जल सी गई मेरी काया चाहती है स्पर्श में बदलाहट घाम नहीं धाम मिले घाम नहीं धाम मिले। इन दिनों भीतरी आयाम भी बहुत कुछ आगे बढ़ा है। मनोज का ओज वह कम तो हुआ है तत्व का मनन मतन बहुत हुआ चल भी रहा है। अब मन थकता सा लगता है अब मन थकता सा लगता है तन रुकता सा लगता है। अब झाग नहीं पाग मिले झाग नहीं पाग मिले। मानता हूँ इस कलिका में संभावनाएं अगणित हैं किंतु यह कलिका कली के रूप में कब तक रहेगी। इसकी भीतरी संधि से सुगंधी कब फूटेगी। वह उस घट के दर्शन में बाधक है यह घूंघट। अब राग नहीं पराग मिले। लो और मिलता है श्रृंगार को शिल्पी से संबोधन रूप धन। हे श्रृंगार स्वीकार करो या मत करो। यह तथ्य है कि प्रति प्राणी सुख का प्यासा है परंतु रागी का लक्ष्य बिंदु अर्थ रहा है और त्यागी विरागी का परमार्थ। यह सूक्ष्म अभेद्य भेद रेखा बाहरी आदान प्रदान पर आधारित नहीं है भीतरी घटना है स्वाश्रित अपने उपादान की देन। सही अलंकार सही श्रृंगार भीतर झांको आंको उसे है श्रृंगार। शिल्पी कह रहा श्रृंगार की कोमलता से पूछता है यह क्या पूछता है। किस लय किसे कहते हैं। कोमल कोमल पत्तों को किस लय कहते हैं। नए नए पत्ते डालियों में जो आते हैं उनको कोपल कहते हैं किस लय कहते हैं। तो अब शिल्पी उन नव अंकुरित पत्तों से किस लयों से पूछ रहा है और आचार्य श्री अपनी कविता लिख रहे हैं। किस लय ये किस लिए किस लय ये किस लिए किस लय में गीत गाते हैं। किस लय ये किस लिए किस लय में गीत गाते हैं। किस बलय में से आ किस बलय में कृत जाते हैं। किस बलय में से आ किस बलय में कृत जाते हैं और अंत अंत में श्वास इनके और अंत अंत में श्वास इनके किस लय में रीत जाते हैं। किस लय ये किस लिए किस लय में गीत गाते हैं। ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां साहित्य में श्रृंगार की छटा स्वयं बिखेर रही हैं। साहित्य मनीषी गुरुवर आचार्य श्री को श्रृंगार का वर्णन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ी। प्रकृति में ही आचार्य श्री ने अपनी साहित्य विधा में ऐसे शब्द पिरोए हैं शब्द ऐसे संजोए हैं कि उन शब्दों के लालित्य में ही सारा श्रृंगार जैसा है। किस लय ये किस लिए किस लय में गीत गाते हैं सामान्य बात नहीं है। किस लय किस लय किस लय में कितने अर्थ निकल गए। किस लय ये किस लिए किस लय छोटे छोटे पत्ते कोपल कोपल पत्ते किस लय ये किस लिए किस लय में गीत गाते हैं। किस बलय से आ किस बलय में कृत जाते हैं और अंत अंत में इनके ये श्वास किस लय में रीत जाते हैं। किस लय ये किस लिए किस लय में गीत गाते हैं। ऐसी ही पंक्तियां साहित्य की छटा बिखेरती हैं। मुझे याद आ गया बहुत पहले 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी। केसर केसर होती ना केसर कस्तूरी। अब केसर शब्द को लेके हमने लिखा केसर के सर केसर कहें तो केसर हो जाती है और के अलग कर दो तो शर का अर्थ बाण होता है। केसर के सर
अब केसर के बाण कौन से होंगे? उसकी नोक, आगे का भाग बाण होंगे। केसर के सर बींध रहे थे हरदम नासा के सर को। नासा का सर कौन सा है? आदमी का सर तो ये है, नासा का सर ये है। नासा का मस्तक है ये, नासा का सर है। आदमी का सर तो ऊपर है, नासिका का सर ये माना जाएगा। तो केसर के सर बींध रहे थे हरदम नासा के सर को, यानी उसकी गंध फूट फूट करके यहाँ चुभ रही थी। केसर की गंध फूट फूट करके यहाँ चुभ रही थी। तो केसर के सर बींध रहे थे हरदम नासा के सर को, पर नासा की आस न कहती। पर आ रही है तो नासा की आस, पर नासा की आस न कहती, पर नासा की आस न कहती। हे केसर के सर को, हटो हटो खिसको, पर नासा की आस न कहती है केसर के सर को। अब देखो शब्द एक है पर भाव उसमें कितने आ गए, अर्थ कहाँ से अर्थांतर हो रहा है। जरा यहाँ कर दो अर्थ अलग निकल गया, जरा इसमें मिला दो अर्थ अलग हो गया। केसर केसर बींध रहे थे हरदम नासा केसर को, पर नासा की आस न कहती हे केसर के सर को। वहीं के वहीं पर पूरी भावात्मक कविता बन गई। प्रास होते हैं, इनको मतलब एक तरह से साहित्यिक विधा में महत्व दिया जाता है। आचार्य श्री ने किस लय शब्द पकड़ लिया, बींध रहे हैं फिर भी किस लय, ये किस लिए किस लय में गीत गाते हैं, किस बलय से या किस बलय में कृत जाते हैं, और अंत अंत में इनकी ये श्वास किस लय में रीत जाते हैं। किस लय, ये किस लय में किस लिए गीत गाते हैं। 4-6 पंक्तियां हैं, पर इसकी गहराई का आनंद लेने वाला घंटों विचार कर सकता है। ना समझने वाले को संगीत कुछ नहीं है और समझने वाले को संगीत सब कुछ है। ना समझने वाले को कुछ नहीं है, वो तो कहेगा क्या कर रहे हैं, आओ आओ, काय को परेशान हो रहे हैं और पड़ोसी को भी परेशान कर रहे हैं। अरे 5-10 मिनट हो तो ठीक है, तो रात भर लगे हैं, 2-3 घंटे हो गए। लेकिन जो उसका रस लेता है उसकी बात ही अलग है। अभी उसका भी वर्णन इसमें आगे आने वाला है। संगीत का आचार्य श्री बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या करेंगे। अर्थ और परमार्थ की सूक्ष्मता कुछ और उजाले में लाई जाती है। अर्थ और परमार्थ की सूक्ष्मता कुछ और उजाले में लाई जाती है। अंतिम भाग बाल का भार भी, अंतिम भाग बाल का भार भी जिस तुला में तुलता है, जिस तराजू पर अंतिम भाग बाल का भार भी, बाल का वजन भी और बाल के टुकड़े का वजन भी जिस तराजू में तौल लिया जाता है। बाल का कोई वजन नहीं है, तराजू में कांटे पर आएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी बाल के वजन को तौलने वाले तराजू भी हैं। बाल का अंतिम भाग बाल का भार भी जिस तुला में तुलता है, वह कोयले की तुला नहीं साधारण सी, जिस पर कोयला तोला जाता है, वह कोयले की तुला नहीं साधारण सी, सोने की तुला कहलाती है। सोने की तुला में तराजू में बाल का भार भी पकड़ लिया जाता है। ये पत्थर ईंटें वीटें, ये लोहा लंगड़ और कोयला वोयला तोलने की तुला में थोड़ी बाल का कोई वजन लिया जाता है। वह कोयले की तुला नहीं साधारण सी, वह कोयले वह सोने की तुला कहलाती है असाधारण। सोना
तो तुलता है सो अतुलनीय रहा है। सोना तो तुलता है सो अतुलनीय रहा है, और तुला कभी तुलती नहीं, तुला कभी तुलती नहीं सो अतुलनीय रही है। सोना भी सोना तो तुल जाता है सो अतुलनीय नहीं है। सोने की कीमत भले ही हो, पर सोना यदि तुलता है सो अतुलनीय नहीं है, क्योंकि तुल जाता है वो। किंतु तुला कभी तुलती नहीं है सो अतुलनीय रही है। तराजू तुलती नहीं है सो अतुलनीय रही है। और परमार्थ तुलता नहीं कभी, और परमार्थ यानी धर्म तुलता नहीं कभी अर्थ की तुला में। अर्थ की तुला में परमार्थ कभी तुलेगा नहीं, तुलता नहीं। अर्थ को तुला बनाना, अर्थ को तुला बनाना अर्थशास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना है। अर्थ तुला नहीं है, क्योंकि अर्थ ही है और तुला अतुलनीय है, परमार्थ है। अर्थशास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना है, और सभी अनर्थों के गर्त में युग को ढकेलना है। अर्थशास्त्री को यह अर्थ क्या ज्ञात है? अर्थशास्त्री को आचार्य श्री पूछ रहे हैं, अर्थशास्त्री को यह अर्थ क्या ज्ञात है? क्योंकि राष्ट्र की नीतियों के निर्धारण में अर्थशास्त्र एक मुख्य अंग है। राष्ट्र की नीतियों में यदि अर्थव्यवस्था को ध्यान में न रखा जाए तो व्यवस्था पटरी से उतर जाती है। और इसलिए नीति निर्धारक सरकार अलग काम करती है, कमेटियां अलग काम करती हैं, नीति आयोग भी रहता है सरकार के पास। नीति आयोग किसी सरकार का नहीं होता है, नीति आयोग राष्ट्रीय स्तर का होता है, और उसमें सभी विचारधारा के प्रबुद्ध नागरिकों को लिया जाता है। और वो नीति आयोग जो रहता है वो नीतियों का निर्धारण करता है। नीति आयोग की अनुशंसा से ही गवर्नमेंट अपने फिर नियम कानून संविधान बनाते हैं। नीति आयोग यदि इनकार कर दे, सहमति ना दे, तो फुल फ्लैश मेजॉरिटी वाली सरकार भी फिर जल्दी काम नहीं कर पाती है। नीति आयोग की अनुशंसा होना जरूरी है। राष्ट्र के नीतियों का निर्धारण करते हैं वो सभी। तो नीति आयोग में अर्थव्यवस्था पर भी बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है।